हेलो एवरीवन। सो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भीष्म साहनी का उपन्यास तमस। ठीक है। और इसमें हमने 5 लेक्चर इसके ऊपर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने 6 प्रकरण इसके पढ़ लिए हैं। ठीक है। आज का हमारा प्रकरण है 7वां। इसमें टोटल 21 प्रकरण है। ठीक है। ये हम कंप्लीट करेंगे और ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगा हुआ है। ठीक है। तो इससे पहले हमने शेखर एक जीवनी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो शेखर एक जीवनी जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर बार उस उपन्यास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं तमस को, तो शुरू करते हैं। 7वां प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें टोटल प्रकरण 21 है। पहले जो खंड है उसमें 13 प्रकरण है, दूसरे जो द्वितीय खंड है उसमें 8 प्रकरण है। ठीक है। टोटल इसमें 21 प्रकरण है। तो ये हम लाइन बाय लाइन इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है। दफ्तर में मिलने के बजाय आप लोग घर पर मिलने आए। ठीक है। ये है पंक्ति, 7वें प्रकरण की पंक्तियां। आपने क्या करना है, पूरे उपन्यास की जो हर प्रकरण है उसकी पहली पहली पंक्तियों को लिख लेना है एक जगह। ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर क्रम वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें दफ्तर में मिलने के बजाय आप लोग घर पर मिलने आए, जरूर कोई बहुत ही जरूरी काम रहा होगा, रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा। ये रिचर्ड ने कहा। चपरासी ने चिक उठा दी। नागरिकों के शिष्टमंडल के सदस्य एक एक करके कमरे के अंदर दाखिल हुए। रिचर्ड दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और कमरे में रखी कुर्सियों की ओर इशारा करता रहा और तैरती नजर से शिष्टमंडल के सदस्यों की ओर देखता रहा। फिर मेज के पीछे कुर्सी पर जा बैठा और बैठते ही पेंसिल हाथ में ले ली। 4 आदमी पगड़ियों वाले थे। एक चार आदमी पगड़ियों वाले और एक सूमी टोपी वाला था। ठीक है। ये भी आपने ध्यान में, 4 आदमी पगड़ियों वाले थे और एक सूमी टोपी वाला था। 2 गांधी टोपी पहने थे। रिचर्ड ने शिष्टमंडल की बनावट से ही समझ लिया कि इनसे निपटना कठिन नहीं होगा। कहिए, मैं आपका क्या खिदमत कर सकता हूँ? सदस्यों की डिप्टी कमिश्नर की शिष्टता बहुत भली लगी। इससे पहले कमिश्नर तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, उससे मिलना तक मुश्किल हुआ करता था। अब तक रिचर्ड ने लगभग सभी सदस्यों का जायजा ले लिया था। पुलिस की रिपोर्ट से वह सियासी आदमियों के बारे में से समझ गया था कि कौन कौन होंगे। गांधी टोपी वाले वही ढीला ढाला आदमी बक्सी होगा जो 16 साल तक तेल काट चुका था, और वह नुक्कड़ में बैठा रूमी टोपी वाला हयात बख्श। ठीक है। ये भी आपने ध्यान में, रूमी टोपी वाला कौन था? हयात बख्श। ठीक है मुस्लिम लीग का कारकुन। तो ये मुस्लिम लीग का कारकुन कौन था? रूमी टोपी वाला हयात बख्श। साथ में मिशन, जो मैंने पहला पार्ट है उसमें सारा आपको पूरा विशेषता बताई है पात्रों की, वो जरूर देख लीजिए, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। उससे इस उपन्यास को समझने में आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। ठीक है। साथ में मिशन कॉलेज का अमेरिकी प्रिंसिपल हर्बर्ट भी था। ठीक है। ये कौन था? मिशन कॉलेज का अमेरिकी प्रिंसिपल। ये पूछा जा सकता है कि मिशन कॉलेज का व्यक्ति कौन था या पात्र का नाम क्या था, तो वो था हर्बर्ट। और एक ये लोग साथ में प्रोफेसर रघुनाथ को भी पकड़ लाए थे, क्योंकि यह मेरा परिचित है। बाकी लोग विभिन्न संस्थाओं से आए होंगे। रिचर्ड बख्शी जी का मुखातिब होकर बोला, मुझे खबर मिली है कि शहर के अंदर तनाव पाया जाता है। हम इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। बख्शी जी बोले। बख्शी जी उत्तेजित थे। बहुत के सारे कार्यकलाप से वह खिंचे हुए थे। अपनी पहलकदमी पर पहले लीग के प्रधान के घर गए थे, फिर वहां बेरुखी देखकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास की ही शिष्टमंडल ले जाने का निश्चय किया था और एक साथ सदस्य को घर में पकड़ कर इकट्ठा किया था और सब अपने साथ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर के पास आने में किसी को ऐतराज नहीं था। सरकार की तरफ से फौरन ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे स्थिति काबू में आ जाए, वरना इस शहर पर चीले मंडराएं। उन्होंने वही वाक्या दोहरा दिया और जो बार बार उनके जहन में घूम रहा था। अन्य सदस्य चिंतित थे पर बख्शी जी की तरह उत्तेजित नहीं थे। तभी प्रोफेसर और रिचर्ड की नजर मिली। प्रोफेसर ही एक ऐसा हिंदुस्तानी था जिसके साथ रिचर्ड का थोड़ा बहुत उठना बैठना था। दोनों को अंग्रेजी साहित्य और भारतीय साहित्य में रुचि थी।
तो किन किन को अंग्रेजी साहित्य और भारतीय साहित्य में रुचि थी? प्रोफेसर को और रिचर्ड को। रिचर्ड रुचि थी और रिचर्ड को वह सदा ही एक सुशिक्षित व्यक्ति लगा करता था। आंखों आंखों में ही दोनों मुस्कुरा दिए, मानो एक दूसरे से कह रहे हैं ये लोग दुनियावी कामों में भी हमें घसीट लाए हैं, वरना हमारी दुनिया तो दूसरी है। रिचर्ड ने सिर हिलाया और पेंसिल से मेज को टकोरा। सरकार तो बदनाम है, मैं अंग्रेज अफसर हूँ, ब्रिटिश सरकार पर आपको विश्वास नहीं है, उसकी बात को तो आप कहाँ सुनेंगे, रिचर्ड ने व्यंग्य से कहा और पेंसिल कठोरता रहा। ठीक है, तो ये 1947 की बात हो रही है। इस उपन्यास में 1947 के कथा क्षेत्र का वर्णन इसमें किया गया। 1947 से लेकर 1972-73 के पहले 72 से पहले की इस उपन्यास में घटना देखने को मिलती है। ठीक है, भारत आज़ाद होने की स्थिति में था 1947 में। ठीक है, तो उस समय के दौर के बाद की ये बात की जा रही है। ठीक है, मगर ताकत तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में है और आप ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदा है। कौन है? रिचर्ड आपका ब्रिटिश सरकार का नुमाइंदा है। शहर की रक्षा तो आप ही की जिम्मेदारी है। बख्शी जी बोले और बोलते हुए उनकी ठुड्डी कांप गई और उत्तेजनावश चेहरा पीला पड़ गया। ताकत तो इस वक्त पंडित नेहरू के हाथ में है, रिचर्ड ने फिर मुस्कुराकर धीमे से कहा। फिर बख्शी जी की ओर देखकर बोले, आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का है और जो आपस में लड़े तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का है। उसके होंठों पर मुस्कान बराबर बनी रही। वह फिर जैसे संभल गया और बोला, लेकिन कहिए, हमें इस मसले को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। और उसने हयात बख्श की ओर देखा। किसकी ओर देखा? हयात बख्श की ओर देखा। अगर पुलिस मोहतात रहे तो कुछ नहीं होगा, हयात बख्श बोला। यूं मस्जिद के सामने जो कुछ पाया गया है उसके पीछे हिंदुओं की बहुत बड़ी शरारत है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें हिंदुओं की शरारत है? दानवीर लक्ष्मी नारायण ने उछलकर कहा और बोलते बोलते उनकी आवाज ऊंची होती गई। रिचर्ड के लिए मामला अपने आप सुलझता जा रहा था। एक दूसरे का दोष देने से कोई लाभ ना होगा, रिचर्ड ने आश्वस्त भाव से कहा। आप लोग जाहिर है मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास आए हैं। बेशक, हयात बख्श बोला, हम भी नहीं चाहते कि शहर में फसाद हो, मारकाट हो। लक्ष्मीनारायण को बड़ा अकेलापन महसूस हुआ। उन्हें अपने धर्म बंधुओं पर गुस्सा आया। वे भी साथ में होते तो इस वक्त उन्हें अकेले तो मुसलमानों के खिलाफ ना बोलना पड़ता। डिप्टी कमिश्नर को 10 बातें बताते कि कैसे जामा मस्जिद में असला इकट्ठा किया जा रहा है। कहाँ पर? जामा मस्जिद का जिक्र भी हुआ है। कैसे एक गाय को काट डाला गया, यह बोलना तो नक्कू बनने वाले बात थी। शायद यही बेहतर था कि हिंदू सिखों का वफद अलग से डिप्टी कमिश्नर में मिलता, उनके साथ सहा और सफेद खोलकर रखता। बख्शी जी ने रिचर्ड को संबोधन करते हुए कहा, अगर शहर में पुलिस गश्त करने लगे, जगह जगह फौज की चौकियां बिठा दी जाए तो दंगा फसाद नहीं होगा, स्थिति काबू में आ जाएगी। गश्त का मतलब जैसे पुलिस की ड्यूटी लगती है ना रात को, ठीक है, वहाँ पर पूरे एरिया में, तो वैसी होती है गश्त। ठीक है, रिचर्ड ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, फौज का इंतजाम तो मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ पर छावनी तो है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि फौज मेरे हुक्म से काम करती है। छावनी भी ब्रिटिश सरकार की है, हुकूमत भी ब्रिटिश सरकार की है। बख्शी जी ने कहा, अगर आप फौज बिठा देंगे तो मामला काबू में आ जाएगा। रिचर्ड ने सिर हिला दिया। फौज को मैं हुक्म नहीं दे सकता, यह तो आप भी जानते हो। डिप्टी कमिश्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आप फौज नहीं बैठा सकते तो शहर में कर्फ्यू लगा दे, इसी से स्थिति संभल जाएगी। पुलिस की चौकियां बैठा दे। इस छोटी सी बात को लेकर कर्फ्यू लगा देने से क्या शहर में घबराहट और ज़्यादा नहीं फैलेगी? आप क्या सोचते हैं? रिचर्ड ने इस लहजे में यह शब्द कह मानो उनसे महावीरा मांग रहा हो। पर साथ ही उसने रैक में से एक कागज उठाया और उस पर पेंसिल से कुछ लिखा और फिर घड़ी की ओर देखा। सरकार अपनी ओर से जो कार्रवाई कर सकती है जरूर करेगी, रिचर्ड ने आश्वासन
के स्वर में कहा, लेकिन आप लोग शहर के नेता हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको चाहिए कि आप मिलकर लोगों से अपील करें कि अमन कायम रखें। 2-3 सिर्फ फौरन हिलने लगे। साहब ठीक कहते हैं, रिचर्ड कहे जा रहा था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लीडर यहाँ मौजूद हैं। आप सरदार जी को साथ ले लीजिए और सब मिलकर अमन कमेटी बनाए और काम शुरू कर दीजिए। सरकार का आपकी हर तरह से मदद करेगी। अब अमन कमेटी की बात हो रही है। वह तो हम करेंगे ही, बख्शी जी फिर उत्तेजित स्वर में बोले, मगर इस वक्त हालात नाजुक है। अगर मारकाट शुरू हो गई तो उसे संभालना कठिन होगा। अगर हवाई जहाज ही एक हवाई जहाज ही शहर के ऊपर उड़ जाए तो लोग को कान हो जाएगा कि सरकार बाखबर है। फसाद को रोकने के लिए इतना भी काफी होगा। रिचर्ड ने फिर से सिर हिला दिया, मुस्कुराया और कागज पर पेंसिल से कुछ लिख दिया। हवाई जहाज का महकमा भी मेरे अधीन नहीं है, रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, आपके अधीन सब कुछ है साहब, अगर आप कुछ करना चाहे तो। इतना चुप भी रहना ठीक नहीं है, रिचर्ड ने सोचकर, यह आदमी बढ़ता ही जा रहा है। वास्तव में आप मेरे पास शिकायत लेकर आना ही गलत था। आपको तो पंडित नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई के पास जाना चाहिए। अब नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? सरदार वल्लभ देव सिंह के पास जाना होगा। सरकार की बागडोर तो उनके हाथ में है, कहते हैं। रिचर्ड हंस दिए। डिप्टी कमिश्नर का रुख देखकर बाकी लोग चुप हो गए, पर बख्शी जी पर उत्तेजित होकर बोले, हमें खबर मिली है कि अभी घंटा भर पहले आपके अंग्रेज पुलिस अफसर रॉबर्ट साहिब ने जबरदस्ती एक मुसलमान परिवार को घर से निकाला है। इससे उस सारे इलाके में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ मुसलमान एक हिंदू मालिक मकान का किराएदार था। मैं सोचता हूँ शहर की हालात को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता था। रिचर्ड को इस घटना के बारे में मालूम था, बल्कि पुलिस अफसर ने कार्रवाई करने से पहले रिचर्ड से मशविरा भी लिया था। रिचर्ड ने यह कह दिया था कि कोर्ट के फैसले पर अमल करना रोजमर्रा की सामान्य कार्रवाई है। उसे स्थगित करने में कोई तुक नहीं, लेकिन उसने शिष्टमंडल के सदस्यों पर जाहिर नहीं होने दिया कि वह इस घटना के बारे में कुछ भी जानता है। पेंसिल से कागज पर कुछ लिखते रहने के बाद उसने कहा, मैं दरियाफ्त करूंगा। और फिर घड़ी की ओर देखा। इस पर हर्वर्ड, जो बड़ी उम्र का अमेरिकी पादरी और स्थानीय मिशन कॉलेज का प्रिंसिपल था, धीमी आवाज में बोला, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़े। रिचर्ड ने फौरन इस सुझाव का समर्थन करते हुए इसे और भी ज़्यादा ठोस शक्ल से पेश किया। मेरा सुझाव है कि एक बस ली जाए और उस पर लाउडस्पीकर लगा दिया जाए। आप लोग उसमें बैठ जाइए और शहर भर में घूमकर लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। रिचर्ड के मुंह में ये सब निकलने की देर थी। बाहर बगीचे की ओर से तरह तरह की घबराहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पुल के पार एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया। बाहर बैठे चपरासी से कोई आदमी कह रहा था कि सभी बाजार बंद हो गए हैं। शिष्टमंडल के सदस्यों के कान खड़े हो गए। डिप्टी कमिश्नर का बंगला शहर में बहुत दूर था। अगर सचमुच फसाद छिड़ गया तो उनके लिए अपने अपने घर तक पहुंच पाना असंभव हो जाएगा। तभी दूर बंगले के पार किसी तांगे के सरपट दौड़ने की आवाज आई। सड़क पर किसी के भागते कदमों की भी आवाज आई। लगता है शहर में गड़बड़ शुरू हो गई है, लक्ष्मी नारायण ने घबरा कर कहा। उठ खड़ा हुआ। जो भी मुमकिन हुआ किया जाएगा, रिचर्ड ने कहा। गड़बड़ शुरू हो गई है तो बुरी बात है। एक एक करके सभी सदस्य उठ खड़े हुए और चिक उठाकर बाहर आने लगे। डिप्टी कमिश्नर भी दरवाजे तक उनके साथ आया। आपको भेजने का इंतजाम हम करेंगे। पुलिस के कुछ सिपाही आपके साथ जाएंगे, रिचर्ड ने कहा और मेज पर रखे टेलीफोन की ओर मुड़ा। और आप हमारी चिंता ना करें। जरूरी यह है कि शहर में गड़बड़ ना हो।
बख्शी जी ने बाहर आते हुए कहा, अभी भी वक्त है, आप कर्फ्यू लगा दे। साहब ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बंगले में से निकलते ही शिष्टमंडल के सदस्यों के दिमाग में जैसे धूल उड़ने लगी। फाटक पार करते ही उन्होंने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया था। कुछ दूरी तक वे एक साथ चलते गए, फिर सहसा लक्ष्मी नारायण और सरदार जी सड़क पार करने लगे। लक्ष्मी नारायण ने सिर पर से पगड़ी उतार बगल में दबा ली और भागता हुआ सड़क पार करने लगा। बंगले के बाहर सड़क पर पहुंचने पर दाएं हाथ ढलान पड़ती थी जो सीधी उस पुल तक चली गई थी जो शहर की छावनी से अलग करता था। हर्बर्ट अपनी साइकिल पर आया था। वयोवृद्ध आदमी अभी भी साइकिल चलाता था। वह धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ ढलान उतर गया। एक बार उसके मन में आया कि पूछे कि अमन कमेटी की मीटिंग कब और कहाँ होगी, पर इन लोगों को घबराए देखकर चुप हो गया। अगर फसाद फूट पड़ा तो मीटिंग अब क्या होगी। हयात बख्श भाग नहीं रहा था, केवल तेज तेज चल रहा था। बार बार पीछे की ओर मुड़ घूम घूम कर देख रहा था। पीछे की ओर लगभग सभी घूम घूम कर देख रहे थे। कोई बात नहीं, आराम से चलो, इलाका मुसलमानी है, हयात बख्श ने मन ही मन कहा। सड़क के पार सरदार जी कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गए। उनके पीछे लगभग 10 गज की दूरी तक पर लक्ष्मी नारायण चला आ रहा था। देह भारी होने के कारण उसके लिए तेज चलना कठिन हो रहा था और वह बार बार रुमाल से अपनी गर्दन पोंछ रहा था। बख्शी और मेहता कुछ देर तक गेट के पास ठिठक खड़े हो रहे, फिर वे भी ढलान उतरने लगे। आओ टांगा कर ले, पैदल पहुंचने में देर लगेगी, मेहता ने कहा। बख्शी जी रुक गया। एक टांगा पीछे से आ रहा था। मेहता ने घोड़े की टाप सुनी और सड़क के किनारे खड़ा हो गया और हाथ हिला हिलाकर उसे रुक जाने को कहने लगा। कहाँ जाना है? सांवले रंग के छोटी उम्र के गांडीवान ने घोड़े की रास खींचते हुए पूछा। अड्डे तक ले चलो। 2 रुपए होंगे। किस बात के 2 रुपए? मजाक है? पुरानी आदत है मुताबिक, बख्शी ने कहा। टांगा चलने को हुआ। बैठो बैठो बख्शी जी, जो मांगता है दो, यह वक्त सौदा करने का नहीं है, चलो बैठो। और मेहता जी पिछली सीट पर बैठ गए। जल्दी से जल्दी शहर पहुंचो। उन्हें टांगे पर चढ़ते देखकर लक्ष्मी नारायण भी मुड़कर उन्हीं की तरफ जाने लगा, लेकिन टांगा चल पड़ा। लक्ष्मी नारायण सड़क के बीचों बीच खड़े उन्हें देखते रह गए। हिंदू हिंदू के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा? प्राचीन काल से यही कुछ होता आ रहा है। वारे हिंदुओं, लक्ष्मी नारायण ने क्षोभ से मन ही मन कहा और छड़ी कठोरता उन्हीं कदमों पटरी और की ओर वापस लौट गए। इस बीच बाकी 3 व्यक्ति एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से काफी फासले पर ढलान उतर रहे थे। लक्ष्मी नारायण ने थोड़ा आगे हकीम अब्दुलगनी थे, जो कांग्रेस कमेटी के रुकन और पुराने कार्यकर्ता थे। तो पुराने कार्यकर्ता कौन थे? हकीम अब्दुल गनी। उनके आगे सरदार जी थे और सबसे आगे हयात बख्श थे। हयात बख्श ने कोट उतारकर कंधों पर डाल दिया था। टांगे में बैठते ही बख्शी जी ने कहा, कुछ लोगों को टांगे में बिठा लो। किसी को नहीं बिठाओ बख्शी जी, यही बाएं हाथ की सड़क से निकल चलो, वे अपना इंतजाम कर लेंगे। मेहता बोला, फिर तर्क देने की कोशिश करने लगा। किस किस को बिठाओगे? बख्शी जी को लगा जैसे टांगे में बैठकर वह कोई भूल कर बैठे हैं। उन्हें मेहता पर खींच उठी कि क्यों वह मेहता तथा अन्य लोगों की बातों में आ जाते हैं। यहाँ इकट्ठे आए थे, इकट्ठे ही जाना चाहिए था, पर वह फिर भी बैठ रहे हैं। टांगा जब हयात बख्श के पास से गुजरा तो हयात बख्श हंस कर बोला, भागते हो कराड़ो, पहले इस्ताल देते हो, बाद में भागते हो। बख्शी जी के साथ उसकी बेतकल्लुफी थी। इसी शहर में दोनों बड़े थे। अलग अलग राजनीति के बावजूद वे एक दूसरे से हंस कर मिलते थे। दोनों का आपस में मजाक चलता था। हयात बख्श ने घूमकर पीछे देखा। अपने पीछे सरदार बिशन सिंह को आता देखकर बोले, बख्शी जी तुम निकल गए, अमन करवाने चले थे, यह तो खसलत है इन लोगों की। पर सरदार बिशन सिंह चुप रहा, सिर नीचा किए चलता गया।
सबसे पीछे चलते हुए लक्ष्मी नारायण की ख्वाहिश हुई कि आगे बढ़कर जैसे तैसे हयात बख्श के साथ हो ले। यह इलाका मुसलमानी था और मुसलमान के साथ साथ चलते ही हुए वह बेखतर इलाका पार कर जाएंगे। हयात बख्श को जानते भी सभी लोग हैं। ठहरो जी, ऐसे जल्दी भी क्या है, उसने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर तीनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर रुक गए, पर लक्ष्मीनारायण छड़ी टपटाते सीधे निकल गए और पटपटाते सीधे निकल गए और अंत में हयात बख्श तक जा पहुंचे। बहुत बुरी बात होगी अगर शहर में गड़बड़ होगी, उसने कहा और हयात बख्श के साथ साथ चलने लगा। हयात बख्श लक्ष्मी नारायण का इरादा समझ गया और इसमें हयात बख्श का अपना हित भी था, क्योंकि पुल पार करने के बाद थोड़ी दूर आगे जाने पर हिंदुओं का मोहल्ला शुरू हो जाता था और हयात बख्श का घर उससे भी आगे था। लक्ष्मी नारायण साथ में होगा तो हिंदुओं का मोहल्ला पार करा देगा। तो हयात बख्श भी जानता था कि डर खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग शहर के जाने माने बुजुर्ग थे, कोई उन पर आसानी से हाथ नहीं उठा सकता। टांगे में बैठे बख्शी जी मन ही मन बड़े क्षुब्ध और विचलित हो उठे थे। जब भी किसी प्रकार के संकट की स्थिति होती थी तो वह बड़बड़ाते, साथियों के साथ खींच कर बोलते। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था। भावनाओं के रेले के सामने सभी कुछ ढह जाता था। चीले उड़ेगी मेहता जी शहर में चीले उड़ेगी, उन्होंने फिर से कहा और झांक झांक कर टांगे के बाहर देखने लगे। अब तो जो होगा देखा जाएगा, पहले तो शहर पहुंचो। इस पर बख्शी जी तुनक कर बोले, शहर पहुंचकर क्या हो जाएगा, अब तो सिर पर आ गई है। मेहता घबराया हुआ जरूर था, लेकिन बख्शी की तरह बौखलाया हुआ नहीं था। डिप्टी कमिश्नर ने बात तो सुनी। पहला डिप्टी कमिश्नर तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। यह क्या कर लेगा, खोती का सिर। बख्शी जी खींच कर बोले, इसने हमारी कौन सी बात सुनी है। फिर बख्शी का दिमाग दूसरी ओर जाने लगा। किसी का एतबार नहीं किया जा सकता, मेहता बोला। मुसलमान का नहीं तो हिंदुओं का किया जा सकता है। बख्शी ने फिर तुनक कर कहा, देखो बख्शी जी, बात छोटी है मगर दानिशमंद को उसी से पता चल जाता है। मुबारक अली जिला कांग्रेस कमेटी का मेंबर है। मुबारक अली क्या है? जिला कांग्रेस कमेटी का मेंबर है। खादी का कुर्ता और खादी के सलवार पहनता है। खादी का कुर्ता और खादी का सलवार पहनता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पर सिर पर पेशवारी टोपी पहनता है, गांधी टोपी नहीं पहनता। मुजफ्फर को छोड़कर कोई भी कांग्रेसी मुसलमान गांधी टोपी नहीं पहनता। बख्शी ने जेब में से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा और बगड़ी को बगल के नीचे से निकालकर गोद में रख दिया। हिंदू सभा वालों ने मोहल्ला कमेटी बनाई है, इसमें तो वह भी नहीं हो सकता। मोहल्ले मोहल्ले में अमन कमेटी ही बना लेते। मेहता ने गर्दन पूंछते हुए कहा, डूब मरो मेहता जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बख्शी जी बेफिक्र बोले, क्यों मरूं, मैंने क्या किया। दो बेड़ियों में टांगा रखना अच्छा नहीं होता, तुम हमेशा यही करते रहे हो। एक टांगा कांग्रेस में, दूसरी हिंदू सभा में। तुम समझते हो किसी को मालूम नहीं, सभी को मालूम है। अब आगे क्या है, अगर फसाद हो गया, क्या कह रहे हैं आगे उपन्यास की जो अगली लाइन है कि अगर फसाद हो गया तो तुम मुझे बचाने आओगे, ये कह रहे हैं। तो नाले के पार का सारा इलाका मुसलमानी है और मेरा घर नाले के सिर पर है। फिसाद हो गया
तो उस वक्त तुम मुझे बचाने आओगे, या बापूजी आकर बचाएंगे? उस वक्त तो मुझे मोहल्ले वाले हिंदू का ही आसरा है। छुरा मारने वाला मुझसे यह तो नहीं पूछेगा कि तुम कांग्रेस में थे या हिंदू सभा में थे। अब चुप क्यों हो गए? डूब मरो मेहता जी, डूब मरो। यही वक्त होता है जब आदमी के विश्वास परखे जाते हैं, आदमी के विश्वास परखे जाते हैं। तुमने बहुत माया इकट्ठी कर ली है, तुम्हारी अकल पर चर्बी चढ़ती गई है। तुम्हारा घर मुसलमानों के मोहल्ले के पास है, तो क्या मेरा हिंदू के मोहल्ले में है? तुम्हारा क्या है? तुम तो साधु बैरागी हो। तुम्हारी ना रन ना कन। तुम्हें कोई मारकर क्या करेगा? मेहता ने कहा। फिर वह भी उबल पड़ा। कहा था लतीफ को कांग्रेस के दफ्तर में से निकालो। मैं लिखकर दे सकता हूँ कि वह खुफिया पुलिस का आदमी है और हम सबकी रिपोर्ट देता है, डायरियां लिखता है। तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी। फिर भी तुम आस्तीन का सांप पाल रहे हो। उधर मुबारक अली लीगियों के साथ सांठगांठ कर रहा था। तुमसे भी पैसा लेता है, लीग वालों से भी लेता है। पक्की ईंटों का मकान उसने बनवा लिया है। पर तुम लोग तो अच्छे हो, सब कुछ देते हुए भी कुछ नहीं देते। ले देखकर 2-3 मुसलमान तो हमारे बीच में काम करते हैं। उन्हें भी निकाल दे। तुम्हारी अकल ठिकाने है या नहीं? एक लतीफ बुरा है तो सभी बुरे हो गए हैं। हकीम जी भी बुरे हैं, जो तुमसे भी पहले का कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अजीज अहमद बुरा है, टांगा ढलान उतर चुका था और पुल की ओर घूम गया था। दाईं ओर इस्लामिया स्कूल बंद पड़ा था। सड़क पर आमदरफत बहुत कम थी। इस्लामिया स्कूल की इमारत के बाहर 4-5 आदमी गांठ बांधे खड़े थे। किसी वक्त कोई तांगा या साइकिल सवार सड़क पर से गुजर जाता था। पीछे अभी भी वे चारों लोग ढलान पर से उतर रहे थे। बिजली दफ्तर के सामने हयात बख्श को मौलाद सड़क के किनारे खड़ा मिल गया। दाढ़ी वाला मौलादाद, जो बिजली कंपनी में क्लर्क था। तो ये बिजली कंपनी में क्लर्क कौन था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो दाढ़ी वाला मौलादाद और मुस्लिम लीग का कारकुन भी था। क्या कर आए हो? उसने हयात बख्श से पूछा। डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए थे ना? मिलाए वहां उसके पास बैठे ही थे कि बाहर शोर हुआ। सभी ने सोचा गड़बड़ हो गई है और मीटिंग बर्खास्त हो गई। सभी वहां से निकल आए। शहर की क्या खबर है? तनाव है, तनाव बढ़ रहा है। रत्ते के पास सुनते हैं कोई गड़बड़ हुई है। इधर पीछे क्या हाल है? पीछे ठीक है। इतने में हकीम अब्दुल गनी और सरदार बिशन सिंह भी पहुंच गए। कुछ फासला अलग अलग तय करने के बाद दोनों एक साथ चलने लगे थे। हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे, इसलिए बिशन सिंह को इनके साथ साथ चलने में संकोच नहीं हुआ। फसाद होना भी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण बोला। बहुत बुरी बात है। मौलादाद ने बड़ी तीखी नजर से लक्ष्मी नारायण की ओर देखा। आप लोगों का बस चले तो आप तो फसाद करवा कर ही छोड़ेंगे। हम ही लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं। फिर उसकी नज़र हकीम जी पर पड़ी और उन्हें देखते ही मौलाद का पारा तेज हो गया। यह हिंदुओं का कुत्ता भी आपके साथ गया था? यह किसकी नुमाइंदगी करने गया था? तीनों चुप हो गए। हकीम जी अनसुना करते हुए मुंह ऊंचा किए हुए पुल की दिशा में देखने लगे, पर मौलादाद हकीम जी को देखते ही तिलमिला उठा। मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है, मुसलमान का दुश्मन वह मुसलमान है जो दुम हिलाता हिंदुओं के पीछे पीछे जाता है, उनके टुकड़ों पर पलता है। तो ये पंक्ति भी मोस्ट है, पूछी जा सकती है। देखिए मौलादाद,
साहिब, हकीम जी ने बड़े ठहराव के साथ कहा। किसने कहा? हकीम जी ने। आपको जो मन आए मुझे कहिए, पर अब सबसे अहम सवाल हिंदुस्तान की आज़ादी का है, अंग्रेज से ताकत छीनने का है, हिंदू मुसलमानों का नहीं है। चुप रह कुत्ते, मौलादात ने खींच कर कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थी और होंठ कांप रहे थे। छोड़ो छोड़ो, जाने दो, यह वक्त झगड़ा करने का नहीं है। क्षण भर के लिए लक्ष्मीनारायण की टांगों में पानी भर गया, लेकिन हयात बख्श बुजुर्ग आदमी था। उसने स्थिति संभाल ली। जाइए जाइए हकीम जी, मगर आपके सरपरस्त तो टांगे पर बैठ कर निकल गए, आपको अकेला छोड़ गए हैं। हकीम जी धीरे धीरे सरकने लगे। सरदार जी भी उनके साथ साथ जाने लगे। लक्ष्मीनारायण ज्यों का त्यों खड़ा रहा। घर जा रहे हो? मौलादात ने हयात बख्श से पूछा। लीग के दफ्तर में नहीं चलोगे? मैं बाद में पहुंच जाऊंगा, तुम चलो। मौलादात समझ गया कि हयात बख्श ने क्यों लक्ष्मीनारायण को अपने साथ ले रखा है। बड़े आदर भाव से दिल पर हाथ रखकर लक्ष्मीनारायण से बोला, खातिर जमा रखिए लाला जी, हमारे रहते आपका कोई भला बाल भी बांका नहीं करेगा। हयात बख्श और लक्ष्मीनारायण आगे बढ़ गए। 12 बजे के करीब लीजा टहलती हुई बरामदे में खुलने वाले दरवाजे की ओर आ गई और पर्दे को थोड़ा हटाकर लीजा ने बाहर झांक कर देखा। बरामदे के बाहर चिलचिलाती धूप सारे बाग को ढके थी। लगता था जैसे कांच चमक रहा है, लगता जैसे जमीन में कोई चीज कांप कांप कर निकल रही है। हवा में थरथरा रही थी। अभी से धूप इतनी तेज होगी कि उसने पर्दा गिरा दिया। अंगीठी के पास से गुजरते हुए उसकी नजर एक भूत पर पड़ी जो अंगीठिया पर बीचों बीच रखा था। बड़ी हुई तोंद वाला कोई हिंदू देवता, जिसके माथे पर लाल और सफेद रेखाएं खींची थी, बैठा हंस रहा था। उसे देखकर लीजा को मतली सी आने लगी। उसे यह भूत बड़ा घिनौना लगा। रिचर्ड इसे कहाँ से उठा लाया है? वह बड़े कमरे में आ गई। जगह जगह रखी प्रतिमा और भूतों को देखकर उसे जड़ता का सा आभास हुआ, जैसे वहां पर प्रतिमाएं नहीं, मूर्त बुद्ध के सिर रखे हो, जिन्हें अकेले में देखकर कभी कभी उसे झुरझुरी होने लगती थी। किताबों और मूर्तियों से भरे हुए इस घर में उसे घुटन महसूस होने लगी थी। कमरे में घूमती तो उसे लगता जैसे भूत के भूत कनखियों से उसकी ओर देख रहे हैं। रिचर्ड के चले जाने पर इन सभी चीजों से जड़ता आ जाती थी। शायद इसका कारण यही था कि वह अकेली रह जाती थी। दिन भर उसे इतनी भूतों और किताबों के ढेरों के साथ बिताना पड़ता था कि दिन भर अकेले इन्हीं को देख देख कर वह एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर काटती रहती थी। वह बुद्ध की प्रतिमाओं के सामने जा खड़ी हुई। मन बहलाव के लिए उसने बिजली का बटन दबाया। सचमुच बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी। उसने बिजली बुझा दी। मुस्कान ओझल हो गई। उसने फिर से बटन दबाया। मुस्कान फिर से लौट आई, पर उसे लगा जैसे बुद्ध कनखियों से उसकी ओर घूरे जा रहा है। उसने झट से बिजली बुझा दी। लीजा अपने कमरे में चली गई। अंदर पहुंचते ही उसे हल्की सी टुन टुन की आवाज सुनाई दी। एन पलंग के पीछे खिड़की के सामने कांसे की बनी छोटी सी घंटी लटक रही थी। हर बार हवा का झोंका आने पर घंटी टुनटुनाने लगती। बहुत ही धीमी और मीठी सी टुनटुनाहट की आवाज उसमें से सुनाई पड़ती थी, जैसे वह आवाज कहीं दूर से आ रही है। सारा वक्त कमरे में मधुर टुनटुनाती आवाज बनी रहती थी। घर में यह चीज नहीं थी। लीजा के लौटने से पहले ही रिचर्ड ने उसे कहीं से लाकर उसके कमरे में टांग दिया था। लीजा को उपहार देने के लिए, उसे खुश करने के लिए रिचर्ड उसे लाया था। तभी खटाक का शब्द हुआ। लीजा ने घूमकर बाईं ओर देखा। उसे पहले तो कुछ नजर नहीं आया, फिर उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ गई। एक छिपकली वहां औंधी पड़ी थी और जोर जोर से हिल रही थी, जैसे तड़प रही है। लीजा फिर से
पांव तक सिहर उठी। छिपकली दीवार पर से बिजली की बत्ती के पास से गिरी थी। शीघ्र ही छिपकली ने हिलना डुलना छोड़ दिया। लीजा समझ गई कि वह मर गई है। गर्मी बढ़ रही थी, आए दिन छिपकलियां मर रही थी। अनगिनत कमरों के बावजूद बंगला पुराना था। अंग्रेजों की अमलदारी ने पंजाब में जब अपने पैर जमाए तभी का था। 2 वर्ष पहले ऐसे ही एक बंगले से नौकरी के क्वार्टरों में से डेढ़ गज लंबा सांप निकाला था। वह बड़ी खांटों के नीचे घुस जाता था। कभी लहराता हुआ बरामदे की दीवार के साथ रेंगने लगता था, पर इस घटना के बाद उसके लिए बंगले में रह पाना असंभव हो गया था। डर के मारे उसने कई दिन तक कपड़ों की अलमारी नहीं खोली थी। अलमारी में कोई फनियर सांप नहीं बैठा हो। और इसी मनस्थिति में वह विलायत लौट गई थी। लीजा ने दरवाजे के पास कॉल बेल का बटन दबाया और स्वयं कमरे से निकल कर बाहर आ गई। जब लीजा भारत आई थी तो बहुत सी योजनाएं बनाकर कि वह भारत की दस्तकारी के नमूने इकट्ठे करेंगी, खूब घूमेगी, तस्वीरें उतारेगी, शेर की पीठ पर बैठकर तस्वीर खिंचवाएगी, साड़ी पहनकर घुमा करेगी और जाने क्या क्या। यहाँ उसे मिली थी चिलचिलाती धूप, बड़े बंगले का कारावास, कभी ना खत्म होने वाला दिन, गौतम बुद्ध के भूत, छिपकलियां और सांप। बंगले के बाहर के जीवन में वैसी ही एक रास्ता थी। क्लब, अंग्रेज अफसरों की पत्नियां, कमिश्नर की पत्नी, कमिश्नर स्वयं इतनी अधिक कमिश्नरी नहीं करता था जितनी उसकी पत्नी करती थी। ब्रिगेडियर की पत्नी का सभी स्त्रियों के साथ छोटाई और बड़ाई के आधार पर मेल मिलाप, और बड़े अफसरों की पत्नियां अधिक थी क्योंकि तब रिचर्ड छोटा अफसर था। शनिचर की रात क्लब में डांस होता आया। आए दिन पार्टियां होती, पर लंबे दिन फिर भी काटे नहीं कटते थे। और तभी उसे बियर पीने की लत पड़ गई। कमरों में आती जाती वह उब उठती और बियर का गिलास भर लेती। ऊब से बचने का कोई उपाय नहीं था। तुम्हारी रंगों में जरूर जर्मन खून दौड़ता होगा, तो तुम्हें बियर इतनी ज्यादा पसंद है, रिचर्ड मजाक में कहता। लेकिन लीजा को यह आदत बढ़ती गई थी। कभी कभी लंच के समय रिचर्ड घर लौटता तो लीजा की आंखें चढ़ी होती और वह अस्त व्यस्त सोफे पर पड़ी होती। चुंबन और आलिंगनों और हिचकियों के बीच वह बार बार कस्में खाती और अब ज्यादा बियर नहीं पिएगी, लेकिन अगले दिन फिर वक्त कटता था। अब की बार वह अधिक स्वस्थ होकर आई थी। उसने सोचा था कि अब की बार वह न केवल रिचर्ड की दिलचस्पियों में शामिल होगी, बल्कि उसके प्रशासन के काम में भी रुचि लेगी और सार्वजनिक कामों में भी भाग लेगी। जानवरों की रक्षा के लिए बनाई जाने वाली संस्था में काम करेगी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे उसमें क्या काम करना होगा। लीजा के मन में जोरों की ललक उठी कि खानसामा जब आए तो उसे बियर लाने के लिए कहे। खानसामा नया था, उसकी इस कमजोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या वह स्वयं गली गली सड़क सड़क घूमेगी, घोड़ों और आवारा कुत्तों को एक एक करके मरवाती फिरेगी? यह कैसा काम होगा? या वह जिले की प्रथम महिला होने के नाते प्रधान बनी रहेगी और काम निचले लोग करेंगे? लीजा की मनस्थिति विचित्र हो रही थी और एक और ऊब का भय और दूसरी ओर झिले की प्रथम महिला जिलाधीश की पत्नी होने का गर्व, दर्जनों नौकर चाकर, इतना बड़ा बंगला जो एक ओर भाए भाए करता था तो दूसरी ओर उसे प्रभुता का भास होता था। मेम साहब, खानसामा सामने खड़ा था। हमारे कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर छिपकली मरा है। उसे उठाओ जाओ
उसने दबदबे से कहा। खानसामा ने सलाम किया, हजूर कहा और वहां से चला गया। लीजा चलती हुई फिर बरामदे की खिड़की के पास आ गई। पर्दा उठाने पर फिर उसे तपतपे कांच जैसी चौंधियाती धूप से साक्षात हुआ। पर साथ ही बरामदे में एक और लगी छोटी सी मेज पर रिचर्ड के दफ्तर का बाबू बैठा नजर आया, जो चिट्ठियां छांट रहा था। काले रंग की छोटी उम्र का बाबू, जिसके सफेद दांत बहुत चमकते थे और जो हर वाक्य के साथ रिचर्ड से यस सर 2 बार जरूर कहता और दाएं बाएं सिर हिलाता था। उसे देखकर लीजा मुस्कुरा दी। बाबू अंग्रेजी जानता था। उसे अंग्रेजी में बातें करते सुनकर लीजा का बड़ा मनोरंजन हुआ। लीजा खाने वाले कमरे के रास्ते बरामदे में आ गई। बाबू रिचर्ड की ओर देखकर लीजा ने उसे बाबू ही कहकर पुकारा और दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। बाबू अपनी फाइल संभालता हुआ भागकर लीजा के सामने आ खड़ा हुआ। यस सर, यस सर, यस मैडम। बाबू का चेहरा सांवला था और दांत बेहद सफेद थे और बाबू के सिर पर प्रत्येक अंग जैसे उसके धड़ के साथ पेचों से जोड़ा गया था, क्योंकि उसका कोई ना कोई अंग हर वक्त झटका खाकर टेढ़ा हो जाता था। कभी दायां कंधा झुक जाता, कभी बायां कंधा घुटना झुक जाता, पर मुंह हर वक्त खोला रहता। सफेद दांत सारा वक्त चिलमिलाते रहते। यू हिंदू बाबू। यस मैडम, बाबू ने तनिक झेंपकर कहा। लीजा अपनी सूझ पर खिल उठी। आई गेस्ड राइट। यस मैडम। लीजा उसकी ओर देखती रही। देखते ही देखते वह दुविधा में पड़ गई। उसने किस आधार पर कहा था कि वह हिंदू है? पोशाक में उसने पतलून कोट टाई पहन रखे थे। वह सोच में पड़ गई, कौन से चिन्ह होते हैं जिनसे जिनसे एक हिंदू की पहचान होती है। फिर वह उठ खड़ी हुई और अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बालों में कुछ ढूंढती रही। बाबू झेंप गया। 30 के साल का बाबू पिछले 10 साल से दफ्तर में स्टेनो का काम कर रहा था। लीजा की पहली डिप्टी कमिश्नर की पत्नी थी, जो बेतकल्लुफी से उसके साथ बातें करने लगी। अन्य डिप्टी कमिश्नर की पत्नियां बड़ी रुखाई और अपेक्षा से उससे पेश आया करती थी। बरामदे के बाहर की यदि बात की जाए, बरामदे के सिर पर रखकर किचन की ओर जाने वाले छोटे से आंगन में एक खानसामा बाग का माली और किचन का रसोइया खड़े थे और उन्हें ही की ओर देख जा रहे थे। नो इट इजंट देयर इट इजंट देयर, लीजा बोली। बाबू को सिर से पैर तक झुरझुरी हुई झेंप में उसके मुस्कुराते होंठ कांप रहे थे। यू आर नो हिंदू, यू टोल्ड अ लाई। नो मैडम, आई एम ए हिंदू, एक ब्राह्मण हिंदू। जो ओ नो, देन वेयर इज योर टफ्ट? बाबू डर रहा था। शहर में दंगे की आशंका थी और वह कठिनाई से बचता हुआ दफ्तर पहुंचा था। पर लीजा की बात सुनकर वह अस्वस्थ सा महसूस करने लगा। काले चेहरे में उसके सफेद दांतों की लड़ी चमक उठी। आई हैव नो टफ्ट मैडम। देन यू आर नो हिंदू। लीजा ने अपनी तर्जनी उसकी ओर हिलाते हुए हंसकर कहा। यू टोल्ड अ लाई। नो मैडम, आई एम अ हिंदू। टेक ऑफ यूर टेक ऑफ योर कोट बाबू, लीजा ने कहा। ओ मैडम। बाबू फिर झेंप गया। टेक ऑफ हरी। बाबू ने मुस्कुराते हुए कोट उतार दिया। वेरी गुड, नाउ अनबटन योर शर्ट। व्हाट मैडम? व्हाट? डोंट से व्हाट मैडम, से आई बेग योर पार्डन मैडम। ऑल राइट, अनबटन योर शर्ट। बाबू निसहाय सा लीजा के सामने खड़ा रहा। फिर
टिकटकाई के नीचे हाथ डालकर एक एक करके 3 बटन खोल दिए। शो मी योर थ्रेड। वाट मैडम? योर थ्रेड वाट मैडम? शो मी योर हिंदू थ्रेड। बाबू समझ गया मेम साहिब यज्ञोपवीत के बारे में पूछ रही है। यज्ञोपवीत के बारे में पूछ रही थी। बाबू ने यज्ञोपवीत नहीं था। 10वीं जमात पास करके कॉलेज में आने पर उसने चुटिया चटवा दी थी और 12वीं जमात में प्रवेश करने पर उसने यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दिया था। यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दिया था। आई हैव नो थ्रेड मैडम। उसने खिसियाई सी मुस्कान के साथ कहा, नो थ्रेड देन यू आर नो हिंदू। आई एम अ हिंदू मैडम। आई स्वेयर बाय गॉड आई एम अ हिंदू। वह फिर से डरने लगा। नो यू आर नो हिंदू, यू टोल्ड अ लाई। आई शैल टेल योर वॉस अबाउट इट। बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। कमीज के बटन बंद कर कोट पहनते हुए उसने घबरा कर कहा, आई टेल यू सिसियली मैडम, आई एम अ हिंदू। I tell you seriously madam, I am a Hindu. मैम माई नेम इज रोशनलाल। तो बाबू का क्या नाम था? रोशनलाल। बट दी बुक्स नेम इज रोशनडीन एंड ही इज ए मुसलमान। यस मैडम, बाबू बोला। उसके लिए समझना कठिन हो गया कि ही इज रोशनडीन मैडम, आई एम रोशनलाल, आई एम अ हिंदू, ही इज मुस्लिम। नो रिसर्च टोल्ड मी यू पीपल हैव डिफरेंट नेम्स। फिर बाबू की ओर तर्जनी उठाकर झूठे आक्रोश के स्वर में बोली, नो बाबू, यू टोल्ड अ लाई। आई शैल टेल योर बॉस। मैं आपके बॉस से कहूंगी। बाबू का गला सूख रहा था और दिल धड़कने लगा था। शहर में गड़बड़ के कारण ही तो यह पूछताछ नहीं हो रही है। मैम साहिब चाहती क्या है? सहसा लीजा अब उठी। गो बाबू, आई शैल टेल एवरीथिंग टू योर बॉस। एवरीथिंग टू योर बॉस। बाबू ने बरामदे के फर्श पर से अपनी फाइल उठाई और पीछे को मुड़ गया। अभी वह बरामदा लहंकर जा ही रहा था जब लीजा ने फिर से आवाज लगाई, बाबू बाबू। बाबू मुड़ा। कम हियर। नजदीक आने पर लीजा ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, वेयर इज योर बॉस? इन दी ऑफिस मैडम। ही इज वेरी बिजी मैडम। ऑल राइट, गो यू एंड योर बॉस, गो गेट आउट ऑफ हियर। उसने चिल्लाकर कहा। यस मैडम। और बाबू फिर कांपता हुआ मुड़ गया। बाबू के चले जाने के बाद लीजा को जैसे मतली आने लगी। उसका हंसोड़ मूड फिर विरक्त और वितृष्णा में बदलने लगा। बाबू को कंधे झुकाए हुए जाता देखकर उसे लगने लगा जैसे कोई तस्तलसा सा जीव जा रहा है। ना जाने रिचर्ड कैसे इन लोगों के साथ दिन भर काम कर सकता है। एक गहरी हुक सी उसके मन में उठी और वह उन्हीं कदमों बंगले के अंदर जाने के लिए मुड़ गई। तो अब ये हो गया 7वां प्रकरण। 8वां प्रकरण हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।